नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। ग्रामीण विकास मंत्री ने बच्चों की घटती संख्या पर जताई चिंता, अभिभावकों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का किया आग्रह। हमीरपुर में राजनीतिक रैलियों ने बढ़ाई विरोधियों की मुश्किलें, नेताओं ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना कर दिया शुरू। नोटबंदी के बाद ई ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है भारत, व्यापारियों और छोटे दुकानदार भी कर रहे हैं पेटीएम का इस्तेमाल। और सीवरेज का कनेक्शन नहीं लिया तो काटे जाएंगे बिजली पानी के कनेक्शन। नगर परिषद मंडी में 547 परिवारों के पास नहीं है सीवरेज की सुविधा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने सरकारी स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या पर चिंता जाहिर की और अभिभावकों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आग्रह किया। ये आग्रह उन्होंने शुक्रवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल ननमा में 25 लाख रुपए की लागत से बने प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन करने के उपरांत किया। अनिल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि ननमा स्कूल में 25 लाख की लागत से जो प्रयोगशाला भवन बना है उसका 10वीं कक्षा तक के बच्चों को लाभ मिलेगा और बच्चे यहां पर विज्ञान से संबंधित प्रयोगों के बारे में जान पाएंगे। आज नरमा में लगभग 25 लाख की जो भवन का उद्घाटन हुआ, ये साइंस यहाँ क्योंकि साइंस के तो है नहीं, परंतु 10वीं तक जो है साइंस के बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसके लिए भवन का जो है उद्घाटन किया गया। और लोनावा में पीछे भी मैं आया था, यहाँ स्कूल के लिए भी लगभग 10 लाख रुपया मैंने दिया था जहाँ ग्राउंड बनाने के लिए। तो शिक्षा के प्रति जो एक वचनबद्धता माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की है, वो सबके सामने है कि भवन भी अच्छे हों, बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा भी हो। अनिल शर्मा ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को घर द्वार पर शिक्षा देने के उद्देश्य से नए सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं और स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान 1010 स्कूलों को खोला और अपग्रेड किया है। अनिल शर्मा ने कहा कि आज सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं दी जा रही है। बावजूद इसके अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजें। और सबसे बड़ी बात है कि जितने स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि हमारे जो है अब क्योंकि बढ़ती हुई अब कम होती हुई हमारी जो स्कूलों के अंदर जो है प्राइमरी के अंदर बहुत कम बच्चे जो हैं स्कूलों में आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा प्रयास होना चाहिए। में अभिभावकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि अच्छे स्कूल हमारे पास उपलब्ध हैं, बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं। और क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जो है बच्चे आएँ और अच्छे भवन, अच्छी शिक्षा का ग्रहण करें, यही चाहेंगे। वार्षिक समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल विधानसभा चुनावों को अभी 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन समय से ठीक नेताओं ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रविवार को राजेंद्र राणा की रैली में ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हमीरपुर कांग्रेस राजेंद्र राणा के बिना नहीं चल सकती है। रविवार को सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, उनके बेटे अभिषेक राणा और सर्व कल्याणकारी संस्था से जुड़े सदस्यों के माध्यम से सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में एक बड़ी रैली को अंजाम दिया था। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जार ने कहा कि बलदेव शर्मा, जो लगातार 3 बार बड़सर से विधायक रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है जिसको जनता याद रखे। वहीं उन्होंने इंद्रदत्त लखनपाल के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने 15 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जो आज जिसको लोग याद रखें या ये लोग याद रखते हैं। अब उसको तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, क्योंकि
जो उनकी खिसकी हुई ज़मीन है उसको वापस लाने की कोशिश वहाँ के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा कर रहे हैं। और जो उन्होंने इंद्रदत्त लखनपाल जो वहाँ से विधायक भी हैं, वीरभद्र सरकार में मुख्य संसदीय सचिव के ओहदे पर विराजमान है श्री इंद्रदत्त लखनपाल, उनकी जो कार्यशैली है वो मेरी नज़र से तो बहुत बेहतरीन। उन्होंने ये तकरीबन 4 साल जब से वो विधायक बने हैं, इस इलाके के जो विकास के कार्य हैं वो जितनी उनकी सामर्थ्य था उस तक वो करवाते चले आ रहे हैं। और व्यक्तिगत जो लोगों के कार्य भी हैं उसको भी बड़ी कार्यकुशलता से करते आ रहे हैं। वहीं भाजपा के मंडलाध्यक्ष विजयपाल सिंह सोहारू ने बड़सर में पूर्व विधायक बलदेव शर्मा द्वारा कांग्रेस सरकार के विरोध में आयोजित धरने प्रदर्शन को राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा में पिछले 4 सालों से विकास के नाम पर सिर्फ कोरी घोषणाएं ही हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी। सुजानपुर में जो कार्यक्रम हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक संस्था का कार्यक्रम था, एक सामाजिक कार्यक्रम था। और रही बात बड़सर विधानसभा में जो रैली हुई है वो एक राजनीतिक रैली थी, वो एक विरोध रैली थी। वो विरोध रैली इसलिए थी कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है। पिछले 4 वर्षों से वहाँ पे कोई शिलान्यास नहीं हुआ है और जो भी सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई हैं। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो बड़सर में जो भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई थी, ये सिर्फ बड़सर विधानसभा क्षेत्र के ही लोग थे और इतनी भारी संख्या में लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। ये बात दर्शाती है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे पूरे देश में आदरणीय चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बहुमत से बनेगी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नोटबंदी का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही जिला के चुनिंदा कांग्रेस नेता इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के अलग अलग गुट बने हैं जो अपने अलग अलग विचार दे रहे हैं। इस बारे में अजय शर्मा ने कहा कि नोटबंदी से देश में सभी लोगों को बहुत परेशानियां हुई है, जिससे कई लोगों के घर में विवाह थे वे भी ठीक से नहीं हो पाए। जैसे ही सरकार उनकी सत्ता में आई 15 लाख रुपए का लालच देके लोगों ने वोट दिए, लेकिन जैसे ही आए तो उनके अध्यक्ष ने कहा, अमित शाह जी ने, कि ये तो मात्र जुमला था। और वैसे ही आज एक और जुमला उन्होंने दिया है कि 50% जमा कराइए, उसमें से 25% लोग जो है मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि वो ये एश्योरेंस दें कि बाकी जो 25% जो पैसा आएगा वह उसके माध्यम से 15-15 लाख रुपए जो लोगों के खाते में डालेंगे, कि ये भी एक जुमला साबित होकर ही रह जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो चुनावों के समय एक मैनिफेस्टो दिया था, जिसमें उनको तो अभी तक छुआ नहीं है। उन्होंने 15 लाख रुपये हर नागरिक के खाते में डालने की बात कही थी। उन्होंने 1 सर के बदले 10 सर लाने की पाकिस्तान की बात की थी, लेकिन आप पिछले कल ही 7 लोगों के सर जो हमारे लोगों के 7 लोग हमारे शहीद हुए हैं। तो ये सब जुमले साबित हो रहे हैं और हमारे देश के सैनिक भी मर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, धन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन ये नोटबंदी करके जो पूरे देश को भ्रमित किया है, उसका ध्यान बांटने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 50% वाली जो स्कीम है, इस सरासर सामने दिख रहा है कि अपने लोगों का काला धन जिनका बच गया है उनको छुपाने के लिए, क्योंकि अब 31 दिसंबर नज़दीक आने वाली है, इसलिए उन्होंने एक नया जुमला छोड़ दिया। जबकि उन्होंने 45% जब दिया था तब उन्होंने पूरे देश को कहा था कि अब हम कोई किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन ये मोदी जी हर दिन आप RBI की हर गाइडलाइंस को चेंज कर रहे हैं। आपने कहा था कि 2.5 लाख रुपए जाके जिस बेटी की शादी होगी, जिसके घर में शादी होगी, आप जाइए बैंक में अपना कार्ड दिखाइए। लेकिन मात्र मोदी जी ने वो घोषणा कर दी, लेकिन बैंक में RBI की कोई गाइडलाइन नहीं थी, जिसकी वजह से जितने भी लोगों के घरों में शादियां थी वो दर दर भटकते रहे, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी GD क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी DSP की
कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। जब से भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया, तभी से आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। अब देश भर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लोग कैशलेस भारत की तरफ अग्रसर होने लगे हैं। देश में 500 और 1000 के नोट बंद होने से समाज के हर वर्ग के लोगों को कुछ समय परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब देश भर में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की बात करें तो यहां पर व्यापारियों ने प्रदेश के प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए यहां पर ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपने संस्थानों पर पेटीएम और डेबिट व क्रेडिट कार्ड स्वैप मशीनें लगा दी है। व्यापारियों का मानना है कि नोट बैन होने के बाद अब उन्होंने आम लोगों को जरूरत का सामान खरीदने के लिए अपनी दुकानों में ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है। लोग इसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई भी देने लगे हैं। व्यापारियों के अनुसार अभी तक बाजारों में 2000 के नोट है और लोगों को छोटा छोटा सामान लेने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए व्यापारियों ने डिजिटल भारत की तरफ से कदम बढ़ाते हुए लोगों को ई ट्रांजैक्शन से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि आम लोगों को बैंकों में लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि वे पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री के साथ है और भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने में वे अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। इनका कहना है कि देश में ई ट्रांजैक्शन से जहां लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी सहयोग मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल का जो समय है वो डिजिटल इंडिया का हो गया है और सभी व्यापारी वर्ग जो है वो ये डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। पूरा देश ही डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो हमने भी अब पेटीएम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जो कार्ड्स हैं उसके जरिए हम पेमेंट्स ले रहे हैं, लोगों से चेक्स ले रहे हैं और हम आगे भी सबसे यही अपील करेंगे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करें, इस सुविधा का लाभ उठाएं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानों में भी, ना ही सिर्फ बड़े व्यापारियों में बल्कि छोटे छोटे जो ये रेडियां हैं वो भी पेटीएम एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो आज का जो समय है, जो एक मोदी जी ने सपना देखा था, उसकी ओर अग्रसर हो गया है भारत और जल्द ही इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि जो व्यापारी वर्ग है थोड़ा सा कष्ट झेल रहा था, पर अब वो नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी शुरुआत है। इंडिया को कहीं ना कहीं इस तरफ आना ही था, तो अभी से ये शुरुआत हो गई है तो कोई बुरी बात नहीं है, होनी थी कहीं ना कहीं आके। तो आज की डेट में लोग अवेयर हो रहे हैं ब्लैक मनी का, ये जो भी प्रोसेस चला हुआ है ब्लैक मनी को रोकने के लिए, करप्शन को कर्ब करने के लिए, तो उसमें जो है वो ई ट्रांजैक्शन का और जो ये प्लास्टिक मनी है कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करने का, इसका बहुत ज्यादा जो है वो फायदा भी है और लोगों का इसमें रुझान इस वजह से भी ज्यादा हो गया हुआ है क्योंकि ये नोटबंदी का समय जो था ये एक अनुकूल समय इसके लिए, इस चीज को लॉन्च करने के लिए बढ़िया था। तो मैं तो कहूंगा कि मोदी जी ने जहां तक ये दोनों कदम जो उठाए हैं, दोनों ही फैसले अच्छे हैं। नोटबंदी से जहां करप्शन को लगाम लगेगी, वही जो है वो ई ट्रांजैक्शन से जो है वो पारदर्शिता बढ़ेगी और पारदर्शिता बढ़ने से अपने आप जो है वो भ्रष्टाचार रुकेगा और काला धन भी कहीं ना कहीं उसमें लगाम लगेगी।
वहीं आम लोगों ने जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को सराहा है, वहीं लोगों ने देश को डिजिटल बनाने के लिए उठाए गए कदम की भी सराहना की। लोगों का मानना है कि देश में ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने से जहां लोगों को भारी भरकम कैश ले जाने से निजात मिलेगी, वहीं देश में हो रहे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और काले धन पर भी लगाम लगेगी। लोगों का मानना है कि जो लोग कहते थे कि मोदी विदेशों का दौरा कर समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें अब पता लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। आम लोग अब देश भर में ई ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेन देन में अपनी पूरी रुचि दिखाने लगे हैं और मोदी जी के देश को डिजिटल बनाने के सपने को आगे ले जाने में अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जहां शुरुआत में लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं अब पूरी व्यवस्था सही होती दिखाई दे रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत बनाने के प्रयास में अपनी अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब लोगों ने ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। शहर में लोगों ने दुकानों, टैक्सियों आदि में लोगों की सुविधा के लिए पेटीएम और अन्य तरह के ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से लगा दिए हैं। इससे यही साबित होता है कि देश की अर्थव्यवस्था जल्द ही कैशलेस हो जाएगी, जिससे कि भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। काले धन पर एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब नोटों के बाद सोना रखने की तय सीमा भी कर दी है। सरकार के इस कदम से माना जा रहा है कि लोगों ने सोने के प्रति ललक कुछ कम होगी, लेकिन इस फैसले से लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने सोना रखने की सीमा तय करके एक बार फिर काले धन पर चोट की है। जहां कुछ लोग अभी भी सोने के प्रति अपना मोह बनाए हुए हैं, वहीं जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं है, वे कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी की तमाम जड़ें खत्म करनी ही चाहिए ताकि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनकर उभरे। इन लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार और बेताशा मुनाफाखोरी ने कुछ धनासेठों के घरों को तो सोने की मड़ बना दिया है, लेकिन जो मध्यवर्गीय परिवार बिना सरकारी नौकरी और बिना रोजगार जैसे तैसे परिवार पाल रहे हैं, उनके घरों का आकार भ्रष्टाचारियों और मुनाफाखोरों की वजह से छोटा हो रहा है। समाज और बिरादरी के रीति रिवाजों को निभाने के लिए ऐसे परिवारों को कर्ज तले डूबने को विवश होना पड़ता है और ऊपर से महंगाई ने सोने जैसी चीज़ें उनकी पहुंच से दूर कर दी है। उन्हें अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से महंगाई घटेगी और सोना आम आदमी की पहुंच तक ही रहेगा। कल रात से एक न्यूज़ जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ट्रेंड कर रही है, जो कि बहुत देर से, काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये न्यूज़ जो है वो आने वाली है, इसके आभास होना शुरू हो गया था। वो था सोने को लेकर, क्योंकि आप ये मान के चलिए 8 नवंबर को जिस दिन ये नोटबंदी का फैसला लिया गया था, तो 2 दिन में 500 टन सोना जो था वो बिक चुका था। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को ये मैसेज चला गया कि जो ये नोटबंदी के बाद काला धन जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोने में इन्वेस्ट हो रहा है और प्रॉपर्टी डीलिंग में, रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये लग ही रहा था कि सोने के बारे में भी कोई ना कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बड़ी जल्दी आने वाली है, जो कि आ गई। उन गाइडलाइंस के तहत जो है वो एक विवाहिता स्त्री जो है वो अपने पास 500 ग्राम और जो अविवाहित स्त्री है वो अपने पास 250 ग्राम और पुरुष जो है वो
चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, अपने पास 100 ग्राम पर हेड के हिसाब से, प्रति व्यक्ति प्रति औरत के हिसाब से अपने पास इतना सोना रख सकता है। तो उसमें कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं जो लोगों के बीच में पाई गई हैं और वो जायज भी हैं। इसमें सबसे बड़ी छूट दी गई है कि 2 छूट इसमें जो रियायतें दी हैं सरकार ने, उसमें ये दी है कि एक तो आपका जो पुश्तैनी सोना है उसको जो है उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास आपने कोई सोना खरीदा हुआ है और आपके पास उसके पेपर्स पूरे हैं, अकाउंटेड मनी जिसको हम बोलते हैं, आपके लेखे जोखे वाले हिसाब में से अगर आपने वो सोना खरीदा हुआ है तो उसमें आपको किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। वो आप चाहे 500 ग्राम छोड़ के 500 किलो भी रख सकते हैं। आपको बता दें कि अब घर में भी सोना रखने की सीमा तय होगी। एक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रह सकता है। अविवाहिता महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं। यानी अब आप एक तय सीमा से ज़्यादा सोना अपने घर में नहीं रख पाएंगे। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ये सीमा अलग अलग है। दरअसल सरकार ने ये फैसला 8 नवंबर के बाद सोने चांदी की तेज बिक्री के मद्देनजर लिया है। लेकिन 2 चीजें इसमें देखने वाली बात आ रही है। एक तो जो पुश्तैनी सोने के बारे में सरकार ने ये कहा कि उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, तो ये कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया ऐसी है कि कौन सा सोना आपके पास जो पुश्तैनी है और कौन सा सोना जो है वो आपने बाद में खरीदा है, और बाद में जो सोना खरीदा है उसमें से कौन सा सोना ऐसा है जो अकाउंटेड है और कौन सा सोना ऐसा जो अकाउंटेड नहीं है। तीसरी बात ये है कि जैसे सरकार बोल रही है अभी ये वाली चीजें जब्त नहीं की जाएंगी, जिस पे आपको जब्त कर सकते हैं, तो सरकार के पास ऐसा कौन सा मतलब तरीका रहेगा कल को, या ऐसी कौन सी प्रक्रिया रहेगी जिसके तहत सरकार इसको जब्त करेगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी कह सकते हैं। इसमें पूरा प्रोफार्मा जो है वो सरकार का अभी नहीं आया। गाइडलाइंस के बाद गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंटेशन इनका होना है वो चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो इसलिए इसको लेकर लोगों में कुछ जो है वो भ्रांतियां और इसको लेकर लोगों में अफवाहें भी उड़ रही हैं। तो मुझे लगता है ज्यादातर सोना जो होता है लोगों का, मैं ये कह सकता हूं कि घरों में लोग बहुत कम रखते हैं। जो भी लोग सोना रखते हैं वो 80% लोग उसमें जो है वो सोना बैंकों के लॉकर्स में ही पड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट को कल को अगर ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपके पास कितना सोना है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का सबसे पहला जो प्रयास रहेगा कि लॉकर्स को फ्रीज करके या लॉकर्स में से आपको वहां ले जाके वहां पे सोना जो है चेक किया जाए। तो फिर वो डिपेंड करेगा कि जिसने वहां सोना रखा हुआ है वो उसको कैसे अपने आप को सही साबित करेगा। अगर आपको लगता है कहीं भी आपके पास कुछ इस तरह से वो कोई सोना अनअकाउंटेड पड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए खबर जरूरी है और आपके लिए चिंता का विषय भी है। तो जितना जल्दी हो सके ये सारी व्यवस्था को अपने हिसाब से अनुकूल बनाने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।